मित्रों, आज हम राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति का बारे में निष्कर्ष करेंगे। राजस्थान की कोई भी भर्ती हो, उस भर्ती में राजस्थान की कला और संस्कृति के अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाते हैं। एक शब्द में कह दूं तो ये मान के चलिए 40% जो प्रश्न हैं वो राजस्थान की कला, संस्कृति और इतिहास से पूछे जाते हैं। ठीक है, समझने का मेरे साथ प्रयास करेंगे। ठीक है, राजस्थान की कला, संस्कृति एवं इतिहास ये है। इस राजस्थान की कला, संस्कृति और इतिहास में दो चैप्टर होते हैं। एक तो कला और संस्कृति का पहला, और दूसरा जो होता है वो होता है इतिहास का। राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति के दो चैप्टर शुरू होते हैं। आज हम पहला चैप्टर इतिहास से शुरू करेंगे और बेसिक से जानने की कोशिश करेंगे कि इतिहास की पृष्ठभूमि क्या है और इसमें हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहले इतिहास किसका? राजस्थान का। ठीक है, देखो, इति और हास जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। कई बार इसका शाब्दिक अर्थ पूछ लेता है कि इतिहास का मतलब अर्थ क्या होता है, तो सीधा सीधा अतीत का अध्ययन, अतीत का अध्ययन, ये याद रखना। एक शब्द में याद रखना, इति प्लस हास। इति का मतलब बीत गया, हास जो समय बीत चुका है वही इतिहास कहलाते हैं। तो हमारे राजस्थान का जो आज से पहले का समय बीत गया उसके बारे में जो हम अध्ययन करेंगे वही कहलाएगा राजस्थान के इतिहास अर्थात अतीत का अध्ययन। ये इसमें कई बार प्रश्न पूछता है इतिहास का तात्पर्य क्या है, तो अपन को एक शब्द में बताना है अतीत का अध्ययन। अब उसके बाद में अलग अलग इतिहासकारों ने इसके विभाजन को लेकर तरह तरह के बताए हैं, भिन्न भिन्न रूप बताए हैं, प्रकार बताए हैं। भारतीय विद्वानों के अनुसार जो इतिहास का विभाजन किया है वो 3 भागों में किया गया। काल के आधार पर, काल के आधार पर विभाजन। ठीक है, काल के आधार पर 3 भागों में बताया। पहला प्राचीन, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक। वर्तमान समय में आधुनिक काल के भी कुछ इतिहासकार 2 भाग बताते हैं। एक आधुनिक बताता है वो हमारा जो है 1947 तक का, और एक बताता है 1947 से लगा करके जो अब तक आज तक जो चल रहा है, इसको 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, 1947 यानी 1857 से लगाकर 1947 तक जो घटनाएं घटी उससे लगा करके हमारा देश आजाद हुआ तब तक का एक इतिहास अलग बना दिया, और दूसरा जो है 1947 में हमारे देश जब आजाद हुआ उसके बाद जो घटनाएं घटित हुई वो वाला। तो इस प्रकार से वापिस काल के आधार पर प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। हम बात करेंगे इन तीनों का राजस्थान के संदर्भ में। ये कि ये भारत के संदर्भ में भी विभाजन है, ये कि ये विश्व इतिहास के संदर्भ में भी विभाजन है, जबकि अपन जो पढ़ रहे हैं वो राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसलिए राजस्थान के इतिहास में भी प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल तीनों के रूप में हमें अध्ययन करना। प्राचीन में क्या क्या विषय वस्तु पढ़नी है वो अपन के बताएंगे, मध्यकाल में क्या क्या चीज पढ़ी जाएगी और आधुनिक काल में क्या क्या चीज पढ़ी जाएगी, ये सारी चीजें हमको
इसमें बताया जाएगा। अब आगे देखें, जब हमने इतिहास के बारे में ये बात जानी तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि हमको इतिहास की जानकारी कैसे प्राप्त होती है। सीधी सीधी बात है, हम इतिहास को किन किन आधारों पर ये चीजें प्रूव कर सकते हैं, बता सकते हैं, वो चीजें समझिए। तो हम इतिहास को जानने के लिए उसके स्रोत हैं कुछ, उस स्रोतों के आधार पर हम जो है पूरा राजस्थान का इतिहास का अध्ययन करेंगे या भारत का इतिहास का अध्ययन करेंगे, वो देखें। सबसे पहले इसके स्रोत, इन स्रोतों को मूल रूप से अपन जो है 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला पुरातात्विक, दूसरा पुरालेख और तीसरा विदेशी वृत्तांत। तीनों का अर्थ समझे क्या है। देखो, पुरातात्विक का अर्थ पीछे वाला शब्द और अगले वाले शब्द को, पूरा यानी प्राचीन, तात्विक यानी तत्व, यानी कि वे तत्व जो पुराने या कोई विषय वस्तु के बारे में हमको जानकारी दे, जैसे खुदाई में प्राप्त हुई हो, या उस समय के औजार हो, या उस समय के आभूषण हो, या ऐसे कोई भी जो तत्व यानी कि सामग्री के रूप में उपलब्ध हुए, कोई भी सामग्री है, वो सारी की सारी सामग्री इस पुरातात्विक शब्द में कहलाएगी। दूसरा आता है पुरालेख, वही पूरा का मतलब प्राचीन और लेख का मतलब लिखित रूप में, यानी कि वे सारी चीजें जो हमें लिखित रूप में प्राप्त हुई है, जैसे अभिलेख, शिलालेख, ताम्रलेख, ठीक है। और अपन विभिन्न प्रकार के इसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो ये पूरा लेख के सामग्री के अध्ययन करने से हमको राजस्थान या भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला आता है विदेशी वृत्तांत। हमें पता है प्राचीन काल से ही हमारे देश में विदेशी लोगों का आना जाना रहा है, चाहे वो राजदूत के बन के आए हो, या भ्रमण के लिए आए हो, या शिक्षा के लिए आए हो। वो व्यक्ति यहां भारत देश में आए, राजस्थान में भी आए, ठीक है, आकर के यहां की सभ्यता और संस्कृति का जो है अध्ययन किया, उनको देखा, और जैसा देखा वैसा के वैसा अपने ग्रंथों में उस बातों का समावेश किया। अब वो समावेश करने के बाद वो ग्रंथ आज कहीं ना कहीं किसी स्थान पर सुरक्षित रखे, चाहे वो म्यूजियम में रखे हो, चाहे भारत हो या भारत से बाहर हो। अगर हम उनका भी अध्ययन करते हैं तो हमें हमारे उस समय की स्थिति, उस समय की परिस्थिति, उस समय के सभ्यता, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो भी व्यवस्था है उनके बारे में हमको जानकारी मिलती है, और उन्हीं जानकारी के आधार पर हम इतिहास को जो है समझते हैं, उनको पढ़ते हैं, तभी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। अब अपन एक एक इसके उदाहरण लेकर देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले मैंने लिया है, वो लिया है पुरातात्विक स्रोत, पुरालेख स्रोत और विदेशी, ठीक है। इसमें समझे, सबसे पहले अगर मैं पुरातात्विक की बात करूं तो इसमें आप कह सकते हो मृत भांड, जिसको एक शब्द में बोलते हैं बर्तन, बर्तन भी होते हैं, ठीक है। खुदाई की स्थानों की खुदाई है, उस खुदाई में उस समय के जो लोग रहते थे, वो लोग अपने दैनिक उपयोग में जो वस्तुएं काम में लेते थे, उनमें बर्तन हैं। उन बर्तनों के आधार पर भी हमें पुरातत्व के आधार पर भी इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है। उसी प्रकार से सभ्यता, अनेक सभ्यताओं की खुदाई हुई, उस खुदाई में उनके विभिन्न प्रकार के जो है सामान और सामग्री मिली, उसके आधार पर भी हमें इनके बारे में पता चलता है। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं पुरातात्विक स्रोतों में अनेक प्रकार के ऐसे उदाहरण हैं जिनके बारे में अपन ये बता सकते हैं सभ्यता और संस्कृति क्या। पूरा लेख में अगर अपन पढ़ते हैं तो इसको आगे जाकर के इसका जो एक विभाजन किया है वो क्या है, साहित्य के रूप में, साहित्य,
ठीक है। अब उसे साहित्य के रूप में भी विभाजन देखते हैं, दो प्रकार के विभाजन देखने को मिलते हैं। एक मिलता है धार्मिक और दूसरा मिलता है धर्मोत्तर। समझे? वे साहित्य जिसमें सिर्फ धर्म से बारे में जानकारी मिलती है उनके बारे में पढ़ेंगे तो ये धार्मिक कहलाएंगे, और अगर धर्म के अलावा किसी के बारे में अगर कोई जानकारी जिस स्रोत से मिलती है वो धर्मोत्तर साहित्य कहलाएगा। अब अपन इसका विस्तार से एक एक पॉइंट को लेकर के देखते हैं किस प्रकार से है। सबसे पहले मैं लेता हूं पूरा लेख। पूरा लेख का शाब्दिक अर्थ लेख्य रूप में, लेख के रूप में या लिपि, ठीक है ना। लेख या लिपि के रूप में हमको मिलते हैं, यानी वह चीज लिखी हुई है। अब उन पूरा लेख में सबसे पहला आता है अभिलेख। जितने भी प्राचीन दस्तावेज है वो प्राचीन दस्तावेज अभिलेख कहलाते हैं। हमें पता है, मैं मध्यकाल का एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मध्यकाल में जब अंग्रेजों का शासन था भारत पर, तो भारत में अंग्रेज सरकार के द्वारा समय समय पर रिपोर्ट तैयार की जाती थी और वो रिपोर्ट जो है ब्रिटेन भेजी जाती थी। उसमें आज वो रिपोर्टें कहीं न कहीं रखी हुई है, म्यूजियम में रखी हुई कह सकते हैं या अन्य देश में भी रखी हुई कह सकते हैं। तो वो जो अभिलेख पड़े हैं उन अभिलेखों का अगर अपन अध्ययन करते हैं तो हमारे जो राजस्थान के बारे में अनेक राजाओं महाराजाओं के साथ कैसे संबंध थे वो सारी की सारी जानकारी इस अभिलेखों से मिलती है। दूसरा जो आता है प्रकार वो आता है शिलालेख का। शिलालेख का मतलब होता है, शिला का मतलब पत्थर, ये समझे। पत्थर की एक बड़ी दीवार है, ठीक है। उस दीवार के ऊपर राजा महाराजा अपने आदेश लिख लेते थे, अपनी योजना लिख लेते थे। जैसे आज के कोई सरकार योजना निकालती है तो अखबारों में गाइडलाइन होती है, अखबारों में छापती है। तो उस समय अखबारों का सिस्टम नहीं था, राजा महाराजाओं का शासन था और राजा महाराजा क्या करते थे, बड़ी पत्थर की शिला होती थी, उस शिला के ऊपर अपने आदेश लिखवा करके कोई भी जो सार्वजनिक स्थल होता है, बाजार है, धार्मिक स्थल है, मंदिर है, मस्जिद है या कोई पहाड़ी या फिर कोई ऐतिहासिक स्थल, वहां पर वो उत्कीर्ण करवा देते थे और जो भी जनता वहां आने जाने वाली होती उन आदेशों को पढ़ सकती थी। तो इस प्रकार से शिलालेख यानी बड़ी पत्थर की चट्टान के ऊपर राजा के आदेश, तो यह भी इसमें आता है। फिर इसके अलावा जो मिलती है वो मिलती है प्रशस्ति। प्रशस्ति का अर्थ समझे क्या होता है। कोई भी राजा महाराजा के यशोगान, यानी कि किसी राजा महाराजा के समय, उस समय दरबारी लोग होते थे और वो दरबारी लोग अपने राजा का यशोगान करते थे, यानी कि राजा के बारे में अच्छी बातें लिखते थे, वो कहलाती है प्रशस्ति। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे गुप्त काल में जो है समुद्रगुप्त हुआ था और समुद्रगुप्त ने जो है एक प्रशस्ति लिखी थी, ठीक है। इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं, प्रयाग प्रशस्ति भी उसको कहते हैं। तो उस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त जो राजा है उसके बारे में जानकारी कर रखी है। ऐसे ही ऐसे भारत में भी अपन को देखने के मिलेंगे, जैसे राज सिंह जी प्रशस्ति है तो ये मेवाड़ के महाराजा थे, मेवाड़ के महाराजा के बारे में पूरी इसकी दिनचर्या, उनके अच्छे कार्य, उनकी नीतियों के, हाँ, बात कर रहे थे अपन प्रशस्ति की। तो प्रशस्ति का मतलब होता है कोई राजा महाराजा है, उस राजा महाराजा के यशोगान से संबंधित, ठीक है। उस राजा के बारे में अपना जो कवि है बढ़िया बातचीत करता है, ये राजा अच्छा है, इसने प्रजा की भलाई के खूब कार्य किए, ये इसमें प्रशस्ति में ये लिखा हुआ है। जैसे मैंने उदाहरण भी बताए, भारत के संदर्भ में समुद्रगुप्त की बताई, राजस्थान में जैसे अपन कह सकते हैं राज सिंह की प्रशस्ति, तो उसमें राज सिंह जो मेवाड़ के महाराणा थे उनके बारे में इसके बारे में मिलती है। अगला जो शिलालेख में आता है वो आता है स्तंभ लेख। स्तंभ लेख, स्तंभ का मतलब होता है पिलर, वही यहां शिला थी, चट्टान थी, यह भी स्तंभ जो है पत्थर
ठीक है, एक कोई पिलर बना दिया, उस पिलर के ऊपर आदेश लिखा दिए, तो ये सभी, ठीक है। फिर आता है एक चौथा, सिक्के, ठीक है। सिक्कों में भी जो है ये इस प्रकार के सिक्के मिले, गोल भी मिले, चौरस भी मिले, बेलनाकार भी मिले, इस प्रकार के सिक्के। एक तरफ राजा का नाम होता है, ठीक है, राजा का चित्र होता है, दूसरी तरफ उस राजा ने किस खुशी में, युद्ध में या और कोई किसी कारणवश सिक्कों का जो है प्रचलन करवाया था, तो इसके बारे में जो हमें ये जानकारी मिलती है, तो ये सिक्कों के बारे में मिलती है। तो यहाँ सारी की सारी जो चीजें मिली वो हमें सारी की सारी लिखित रूप में मिली, अर्थात शिला अभिलेखों में भी लिखा हुआ था, शिलालेखों में भी लिखा हुआ था, प्रशस्ति में भी लिखा हुआ था, स्तंभ पर भी लिखा हुआ था। इसी प्रकार से बहियां भी हैं, इसमें बहियां प्राचीन समय में, जैसे आपको अभी वर्तमान में चारण और जो भाट जाती है, ठीक है, इसमें अपन ने देखा, या पंडित लोग होते हैं, ये वंशावलियां लिखते हैं, ठीक है। हम भी कभी हरिद्वार या पुष्कर जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए, हमारा बायोडाटा है, उसमें हमारे परिवार में कौन कौन से सदस्य हुए, वहां से इतिहास पूरा लिखा हुआ। तो उस समय की जो बहियां है, वो बहियां भी जो है अपन को इतिहास बताती है, राजा महाराजाओं के बारे में ये इतिहास बताती है। तो इस प्रकार का ये सारे के सारे जो मैंने ये उदाहरण बताए हैं, ये उदाहरण लिखित रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, इसीलिए ये इतिहास के पूरा लेख कहलाते हैं। पूरा का मतलब प्राचीन और लेख का मतलब ये लिखित के रूप में है, ठीक है। दूसरा मैं अब लेता हूं आगे, वो है पुरातत्व। अब इस पुरातत्व का मतलब होता है सामग्री के रूप में, सामग्री के रूप में, ठीक है, सामग्री के रूप में, यानी कि वस्तु के रूप में मिली। क्या मिल सकती है? सबसे पहले मैं इसमें जो ले सकता हूं, मृत भांड, बर्तन। जब हम सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे तो उस सभ्यताओं के बारे में हमको ये जानकारी मिलेगी, अनेक सभ्यताओं में उनके सामान मिले, चाहे वो सामान बर्तन हो खाने पीने के उनके, चाहे उनके द्वारा चीर फाड़ करने के औजार हो, चाहे उनके द्वारा खेती करने के औजार हो, ये सारे के सारे जो सामान मिले हैं, उन सामानों के आधार पर भी हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये पूरा तत्व के रूप में मिलती है, अर्थात उनकी सामग्री के रूप में मिलती है, ठीक है। इसी प्रकार से पूरा तत्व में हम चित्रकला ले सकते हैं, ठीक है, उनकी कला ले सकते हैं। कला में वास्तु, ठीक है, उसके बाद में अपन कह सकते हैं महल, दुर्ग, ठीक है, महल है, दुर्ग है, ठीक है, जलाशय है, ठीक है, अनेक ऐसी चीजें हैं, ठीक है। उनके बारे में भी हम अगर उनका अध्ययन करते हैं, फलानी झील है, किस राजा ने बनाई, किस समय बनाई, कैसे बनाई, तो ऐसे भी हमको राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद में चित्रकला, अनेक राजपूत राजाओं को, अनेक मुगलकालीन राजाओं को चित्रकला का शौक था और वो अपने समय में चित्रकारी बनाते हैं। जैसे हम जहांगीर के बारे में बताता है, जहांगीर चित्रकला का बड़ा शौकीन और प्रेमी था, ठीक है। उसने इतना कह दिया कि अगर कोई एक चित्र बनाए, आंख उसकी कोई बनाए, मुंह उसका कोई बनाए, नाक उसका कोई बनाए, हाथ उसके कोई बनाए, तो वो पहचान कर देता था अमुक अमुक चित्रकार ने इसका पैर इसने बनाया, इसका हाथ इसने बनाया, वो इतना ज्ञाता था। तो इस प्रकार अपन ये चित्रकला के बारे में, वास्तु, महल, दुर्ग, जलाशय आदि के बारे में जो ये चित्र मिले, पूरा तत्व के जो चित्र मिले हैं, उसके बारे में भी हम अगर अध्ययन करते हैं तो इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलती है। अब आता है हमारा अगला विभाजन जो है, वो आता है साहित्य। और साहित्य सबसे महत्वपूर्ण भी है, हर बार इसमें से प्रश्न आता भी है, ठीक है, और पूछता भी है। इतिहास में साहित्य स्रोत, साहित्य, ठीक है, साहित्य में अगर अपन लेते हैं तो ये कह सकते हैं इसका विभाजन इतिहासकारों ने दो भागों में किया है, ठीक है। पहला जो किया है वो है धार्मिक साहित्य। दूसरा जो विभाजन किया है वो क्या है, धर्मोत्तर।
धर्मोत्तर साहित्य। ठीक है, समझने का प्रयास करें। धार्मिक साहित्य का मतलब होता है अगर अपन उस साहित्य का अध्ययन करेंगे तो किसी न किसी देवता भगवान से संबंधित हैं, धर्म से संबंधित है, इसलिए इसको धार्मिक साहित्य कहते हैं। अब इन धार्मिक साहित्य में अपन क्या क्या ले सकते हैं वो देखें। सबसे पहले धर्म के बारे में बात करें तो ब्राह्मण हो सकता है, ब्राह्मण साहित्य हो सकता है, ब्राह्मण साहित्य। अगर अपन कह सकते हैं जैन साहित्य हो सकता है, जैन साहित्य हो सकता है, और अगर अपन कह सकते हैं बौद्ध साहित्य हो सकता है। ठीक है, अगर अपन और कह सकते हैं इस्लामिक साहित्य हो सकता है। ठीक है, और अगर अपन बात कर सकते हैं तो इसमें जो है ईरानी इस्लाम के साथ साथ जो है अपना फारसी भी है। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य में अगर मैं उदाहरण बता दूं तो सबसे पहला ये आ सकता है आपका वेद आ सकते हैं। ठीक है, वेद 4, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनका अध्ययन से भी हमको साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है। वेदों के अलावा आर्यन भी आते हैं। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। ठीक है, आर्यन, आर्यन का मतलब होता है कि वे साहित्य जो जंगल में लिखे हैं। उपनिषद आता है, उपनिषद का मतलब होता है उप यानी पास, निषद गुरु के पास बैठकर जो लिखे गए ग्रंथ है वो साहित्य इसमें भी आता है। ठीक है, इस प्रकार इसमें अपन ब्राह्मण साहित्य में वेद, आर्यन, पुराण आ सकते हैं जिनकी संख्या 18 है। पुराण के अलावा महाकाव्य इसमें आ सकता है, और महाकाव्य जो है वो 2 है, रामायण और महाभारत। तो ये सारे के सारे किसी न किसी प्रकार धार्मिक से संबंधित है, और धर्म में भी ब्राह्मण और धर्म से ज्यादा संबंधित है, इसलिए इसमें इसको कर सकते हैं। अगला जो हमारा आता है जैन साहित्य। हमें पता है कि हमारे देश में 4वीं शताब्दी के आसपास जैन और बौद्ध धर्मों का उदय हुआ था, और उस जैन बौद्ध धर्म के समय में अनेक ग्रंथों की रचना हुई। आगम, त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक। ठीक है, उसके अलावा बौद्ध साहित्य, अंग, उपांग, ऐसे जो है, तो बौद्ध और जैनों के भी ऐसे अनेक साहित्य हैं जिसके बारे में हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद में इस्लाम के भी कुछ साहित्य हैं, उनके बारे में भी अगर अपन अध्ययन करते हैं तो उस समय की चाहे भारत देश या राजस्थान के जो है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से अगर अपन देखते हैं तो ये हमें धार्मिक क्षेत्र में जितने भी साहित्य लिखे गए हैं उनका अध्ययन अगर अपन करते हैं तो उस अध्ययन से भी अपन को जो है इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला आता है धर्मोत्तर। धर्मोत्तर का मतलब होता है जिससे धर्म से कोई संबंध नहीं है, धर्म से संबंध नहीं है। तो ऐसे संस्कार, ऐसे साहित्य भी खूब सारे भरे पड़े हैं इतिहास में जिसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। कुछ उदाहरण देकर मैं बता सकता हूं। नंबर 1 उदाहरण अगर देखें, जैसे मौर्य काल का है, तो मौर्य काल में चाणक्य हुआ था। उस चाणक्य का अर्थशास्त्र अगर अपन पढ़ते हैं तो जानकारी मिलती है। ठीक है, ऐसे कैसे विशाखादत्त की मुद्रा रक्ष से, पतंजलि का भास है। ठीक है, ऐसे अनेक जो है व्यक्ति हुए जिन्होंने धर्म के अलावा भी राजनीतिक पक्ष का, आर्थिक पक्ष का, सामाजिक पक्ष का, प्रशासनिक पक्ष का, राजा के कार्य, राजा क्या क्या कार्य करवाता है, ये सारे धर्म से हटकर के विषयों के बारे में भी उन साहित्यों में लिखा है। और उन अगर साहित्यों का अपन अध्ययन करते हैं तो हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। फिर अपन इसके बाद में जो अगला आता है वो हमारा महत्वपूर्ण आता है इतिहास को जानने के लिए। जो स्रोतों में वो सबसे महत्वपूर्ण है वो है विदेशी वृत्तांत। विदेशी वृत्तांत नाम से स्पष्ट है
जो भारत से बाहर से जो लोग आए, उन्होंने यहां रह करके यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, खान पान, रहन सहन, जो सारी व्यवस्थाओं को देखा, उन व्यवस्थाओं को लिपिबंद किया, साहित्य के रूप में लिखा। और उन साहित्य के रूप में लिखने के बाद जो है आज हमें किसी न किसी रूप में इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। अब वो कैसे जानकारी देते हैं? इनमें विदेशों में अगर अपन ले सकते हैं तो सबसे पहले यूनानी ले सकते हैं, रोम ले सकते हैं, यूनानी ले लिया, रोम ले लिया, तिब्बत ले सकते हैं, चीन ले सकते हैं। ये अनेक विदेशी देश है, यहां से लोग भारत आए, चाहे वो शिक्षा के लिए आए हो, पढ़ने लिखने के लिए आए हो, या फिर व्यापार के लिए आए हो। उन्होंने भी अपने अपने ग्रंथों में भारत या राजस्थान के इतिहास के बारे में लिखा, और इन ग्रंथों से भी अपन को जानकारी मिलती है। जैसे मैं इनके उदाहरण दे दूं, मेगस्थनीज था, मौर्य काल में आया था, इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी और वो यूनान का था, इससे हमको जानकारी मिलती है। रोम से भी अनेक आए, उनके बारे में भी हम देखते हैं। तिब्बत से तारानाथ आया, तंग्यूर कंग्यूर नामक 2 ग्रंथ लिखे, तंग्यूर और कंग्यूर, उससे भी अपन को जो है इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। चीन से भी हमको पता है हैंगसांग, वैंगसांग, युआंग, ठीक है, थाइयान, ये ऐसे अनेक जो व्यक्ति थे, ये हमारे जो है भारत आए और इन्होंने अपने ग्रंथों में भारत के बारे में कुछ न कुछ लिखा, राजस्थान के बारे में भी लिखा। क्योंकि राजस्थान जो हैंगसांग व्यक्ति था, राजस्थान में वो भीलमाल आया था और इसने भीलमाल को पिलीग्राम भी बोला था। तो इस प्रकार से इस ग्रंथों से भी हमको जो है जानकारी मिलती है। तो आज जो हमने पढ़ा है इतिहास का अर्थ, इतिहास का विभाजन और इतिहास को जानने के स्रोत, यानी हम जो इस इतिहास के बारे में किन किन साधनों से पता कर सकते हैं, वो सारी की सारी बातें जो हमने देखी है वो इनके बारे में देखी हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने सारा जो बताए हैं ये ग्रंथ, ये आपको पीडीएफ के रूप में भी नीचे लिंक पर मिल सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसके बाद ये दिख जाएगा, आप ले सकते हैं। धन्यवाद।